गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 12 का बितान भाग 2 से अतीत में दबे पांव चैप्टर का 8वां भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। पिछले 7वें भाग में आपने देखा कि लेखक जब वहाँ से यानी कि मोहनजोदड़ो की खंडहरों से निकल करके अजायब घर अर्थात म्यूज़ियम में गया तो वहाँ पर रखी सामानों को देख करके उसे ऐसा ही आभास हो रहा था कि जैसे अभी हम वहीं घूम रहे हों, जैसे कि वहीं अभी घूम रहे हों। वहाँ पर रखे सामान कुछ कराची, लाहौर, कुछ दिल्ली, कुछ लंदन के म्यूज़ियम में रखे हुए हैं। जो वहाँ सामान मिला अकेले मोहनजोदड़ो में उस समय जो पंजीकृत सामान थे 50,000 से ज़्यादा थे। आपको अगर सामानों के नाम गिनाने पड़े तो आपकी मुश्किल से 1,000-2,000 सामानों के नाम गिना पाएंगे अपने आसपास जो जितने भी छोटी बड़ी सभी चीज़ें मौजूद हैं। वहाँ इतनी ज़्यादा सामान मिला कि 50,000 से ज़्यादा सामान पंजीकृत हैं, वो रजिस्टर्ड है कि ये सामान मिले। जो अभी रजिस्टर्ड नहीं हुए वो तो अलग ही है। जैसे काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मुहरे, वाद्य, चाक पर बने विशाल मृदभांड, वाद्य यानी बाजा, चाक पर बने विशाल भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, उन पर काले भूरे चित्र, उन बर्तनों पर चौपड़ की गोटियां यानी कि जो जुआ की होती है, जो लूडो या की गोटियां होती हैं, दिए, मापतौल के पत्थर यानी बटखरा, तांबे का आईना, आईना वहाँ तांबे का था, शीशा का नहीं था, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार और पत्थर के औजार इत्यादि चीज़ें भी वहाँ मौजूद थी अजायब घर में। जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड था उसने कहा कि साहब यहाँ पर सोने के भी गहने हुआ करते थे जो अब चोरी हो गए हैं, जो अब चोरी हो गए हैं। एक खास बात यहाँ कोई भी महसूस करेगा, अजायब घर में प्रदर्शित चीज़ों में औजार तो हैं पर हथियार कोई नहीं है। औजार मतलब कि हमारी दैनिक जीवनचर्या को चलाने के लिए या जीविकोपार्जन को प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली संसाधन, औजार यानी खेती करने के औजार, मछली पालन करने के औजार, पशुपालन करने के औजार, ये, परंतु हथियार नहीं था। हथियार जिससे कि हम अपनी सुरक्षा कर सकें, किसी की जान माल ले सकें, ऐसा कोई हथियार वहाँ पे नहीं था। तो मोहनजोदड़ो क्या हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह कहीं नहीं मिले जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। कहता लेखक कि मोहनजोदड़ो ये क्या, हड़प्पा से लेकर के हरियाणा तक पूरी सिंधु सभ्यता में कहीं भी हमको उस प्रकार के हथियार नहीं मिले जो कि आजकल के राजतंत्र में पाए जाते हैं। तलवार, तो बंदूक, भाला, हाँ, तो उस प्रकार के हथियार के निशान कहीं वहाँ पे मिले नहीं। इस बात को लेकर विद्वान सिंधु सभ्यता में शासन या सामाजिक प्रबंधन के तौर तरीके को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हथियार नहीं मिला, औजार नहीं मिला, तो वहाँ का शासन सत्ता कैसे चलता था? आजकल के शासन सत्ता हथियार के दम पर ही चलते हैं। देखिए, शासन सत्ता चलाने के लिए राफेल और कौन कौन सा विमान और कौन कौन से
एयरवेज खरीदे जा रहे हैं, हमारे आपके यहाँ भी। लेकिन वहाँ पे उस समय कोई ऐसा हथियार नहीं दिखा। तो जो विद्वान हैं वो अब इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि आखिर में वहाँ शासन सत्ता कैसे थे। वहाँ अनुशासन जरूर था पर ताकत के बल पर नहीं। क्या अनुशासन तो था, क्योंकि जो चीज़ें निर्मित हमें जिस ढंग से मिल रहे हैं, घर मिला, नाली मिला, घरों के दरवाजे खिड़कियां मिले, उनसे यही स्पष्ट होता है कि यहाँ पे चीज अनुशासन में था। क्योंकि कोई भी अपने मन से कोई निर्माण नहीं करा सकता था, लेकिन वो अनुशासन ताकत के बल पर नहीं था, जोर जबरदस्ती नहीं था। तो कैसे था? वे मानते हैं कि कोई सैन्य सत्ता शायद यहाँ न रही हो, मगर कोई अनुशासन जरूर था जो नगर योजना, वास्तुशिल्प, मुहर, ठप्पो, पानी या साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं आदि में एक रूपता तक को कायम रखे हुए था। जितने भी इतिहासकार थे जो वहाँ गए थे, वो ये मानते हैं कि वहाँ पर जो शासन सत्ता था वो सैन्य सत्ता नहीं था, सैनिकों के दम पर नहीं था, लेकिन कोई ऐसी शक्ति थी, कोई ऐसा नियम था जिससे लोग अनुशासित रहते थे। वह यह बात दर्शाती है वहाँ की जो निर्मित वास्तुकला है, वास्तुशिल्प है, मोहर, ठप्पर, साफ सफाई, पानी की व्यवस्था इत्यादि जो देख करके लगता है उससे कि नहीं वहाँ पर कोई ऐसी वस्तु रही होगी जो कि उसे अलग करती है, अनुशासित दिखाती है। दूसरी बात जो सांस्कृतिक धरातल पर सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से अलग ला खड़ा करती है, वह है प्रभुत्व या दिखावे के तेवर का नदारत होना। दूसरी बात जो सांस्कृतिक धरातल पर, कल्चरल ग्राउंड पर सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से अलग करती है, वो है कि वहां आडंबर नहीं था, भव्यता का प्रदर्शन नहीं था कि हमारे पास पैसा है तो नहीं हम ऑडी कार में चलेंगे, हम कार में चलेंगे, नहीं। वहां ऐसा कुछ, कार है अगर जरूरत हो तो कार, एक सिंपल सी कार चलने के लिए, ये अब कार में आप अल्टो 800 में भी चल सकते हैं, नैनो में भी चल सकते हैं, और ऑडी में भी चल सकते हैं, पजेरो में भी चल सकते हैं, सफारी में भी चल सकते हैं। अब जिसका जितना पैसा होता है उतनी महंगी कार लेता है, वो आडंबर है, दिखावा है। तो वहां वो कहते हैं कि वहां पर दिखावा नहीं था, आडंबर नहीं था, ये सारे वस्तु नदारत थे, गायब थे। दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियां और पिरामिड आदि मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में न भव्य राजप्रसाद मिले हैं न मंदिर मिला है। कहते हैं कि और जगहों पर तो मान लीजिए कि राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत को प्रदर्शित करने के लिए उपासना स्थल यानी पूजा घर, मूर्तियां और पिरामिड इत्यादि मिले हैं, लेकिन हड़प्पा की सभ्यता में, मोहनजोदड़ो में नहीं मिला, हड़प्पा की सभ्यता में वो भी नहीं मिला। न तो भव्य राजप्रसाद यानी राजमहल, प्रसाद में महल होता है, न तो राजमहल मिला और ना ही मंदिर के अवशेष मिले हैं, न राजाओं महंतों की समाधियां हैं। समाधि स्थल बनता है ना, मजार बनता है, जैसे ताजमहल, वो क्या है, एक समाधि स्थल ही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, न वहाँ पे राजप्रसाद, बड़े महलों के निशान मिले, न मंदिरों के निशान मिले, न समाधि स्थल के निशान मिले हड़प्पा के में। यहाँ के मूर्ति शिल्प छोटे हैं, वहाँ जो मूर्ति बने हैं वो छोटे छोटे बने हैं, छोटे 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 छोटे। और औजार भी मोहनजोदड़ो के नरेश के सिर पर जो मुकुट है, और औजार भी वहाँ पे मूर्तियाँ छोटी छोटी हैं, और हथियार भी जो बनाने का, जो वहाँ उपयोग करने का जो औजार है, हथियार है, वो भी छोटे छोटे ही थे।
चाहे छेनी हो, हथौड़ी हो, कुदाल हो, फावड़ा हो, सब छोटे छोटे ही थे। मोहनजोदड़ो के नरेश के सिर पर जो मुकुट है, शायद उससे छोटे सिरपेंच की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जो वहाँ का राजा था मोहनजोदड़ो का, उसके सिर पर जो मुकुट था, वो आजकल जो आप लोग बालों में लड़कियां लगाती हैं पिन, उससे भी छोटा, मतलब उससे छोटे मुकुट की कल्पना नहीं की जा सकती है। और तो और उन लोगों की नावें बनावट में मिस्र की नावों जैसे होते हुए भी आकार में छोटी रही है। नाव जो थी, देखिए नदी में नाव चलती है, वो नाव पहले मिस्र की सभ्यता को ही लोग देखे थे, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता को लोग नहीं देखे थे। तो कहा कि वो नाव उस आकार में ही थी लेकिन छोटी थी। आज के मुहावरे में कह सकते हैं वह लो प्रोफाइल सभ्यता थी। मतलब यूं कहें कि वहां आडंबर नहीं था, लो प्रोफाइल। आजकल के जमाने में अगर कोई खूब पैसा रखा हुआ है और दिखावा नहीं कर रहा है, सिंपल जीवन जी रहा है, तो लोग कहते हैं कंजूस है। क्या कहते हैं? कंजूस है, उसका कुछ नहीं आता है, उसके पास कुछ है, ये नहीं है, ये है, वो है, उसको लोग लो प्रोफाइल कहेंगे। और जो खूब दिखावा कर रहा है, भले घर में कुछ नहीं है, बैंक बैलेंस कुछ नहीं है, लोन कर्जा में डूबा हुआ है, लेकिन दिखावा करे तो उसको हाई प्रोफाइल लोग कहते हैं। हाँ, दिखावे वाले लोगों को आज हाई प्रोफाइल कहा जाता है और न दिखावे वाले लोगों को लो प्रोफाइल कहा जाता है। लघुता में भी महत्ता अनुभव करने वाली संस्कृति थी। मतलब छोटा होना उनके लिए गर्व की बात था, अपने आप को छोटा दिखाना भी उनके लिए गर्व की बात थी। वह एक दूसरे से बड़ा नहीं दिखाने की कोशिश कर रहे थे। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं, उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे समृद्ध भी माना गया है। कहते हैं मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु सभ्यता का, सिंधु शहर का सबसे साधनों, उस बड़ा शहर ही नहीं है, बल्कि साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए उसे सबसे समृद्ध भी माना गया है। 2000 हेक्टेयर में फैला हुआ वह शहर, 50,000 की आबादी, 85,000 की आबादी से ज़्यादा उस समय की आबादी, तो बड़ा शहर ही होगा। लेकिन संसाधन और व्यवस्थाओं के अनुरूप भी वो बड़ा है, शायद उससे छोटे फिर भी इसकी संपन्नता की बात कम हुई है, तो शायद इसीलिए कि उसमें भव्यता का आडंबर नहीं है। जैसे मिस्र वगैरह में मिले बड़ी बड़ी मूर्तियां, बड़े बड़े तब, तो कहा जाए कि वो बड़ा भव्य संस्कृति थी, बड़े दिव्य था। यहाँ पर उसकी भव्यता का वर्णन नहीं है, संपन्नता की बात कम हुई है, कारण उसके भव्यता का आडंबर उसने नहीं किया है, उसने भव्यता का आडंबर नहीं किया है, इसलिए उस संस्कृति को लो प्रोफाइल संस्कृति ही कहा गया। दूसरी वजह यह भी है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पिछली सदी में ही उद्घाटित हो सके। ये पिछली सदी में ही अपने स्वरूप में आ सका, उससे पहले कोई जानता नहीं था। उसकी अनबूझ लिपि अभी भी सारे रहस्य अपने में छिपाए हुए हैं। जो वहाँ लिपि मिली है, आज तक उसका अध्ययन नहीं हो पाया कि वो कौन सी भाषा में क्या लिखा है। अगर वो लिपि का ज्ञान हो जाता तो हमें सब कुछ एकदम स्पष्ट हो जाता कि नहीं, वहाँ की संस्कृति क्या था, वहाँ का रूल रेगुलेशन क्या था, वहाँ के लोग जीवन यापन क्या था, नियम निर्धारण क्या था। परंतु वह सब कुछ अभी अबूझ है, अनभिज्ञ है, क्योंकि उस लिपि के बारे में किसी को पढ़ने नहीं आता है। सिंधु घाटी के
लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज्यादा था। कला प्रेमी थे। सुरुचि, अपनी रुचि, अच्छी जानकारियां, अच्छा ज्ञान उन्हें लेना अच्छा लगता था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियां, सिर्फ वास्तुकला और नगर नियोजन बसाने तक ही उनकी रुचि नहीं थी। छोटे छोटे सामानों जैसे धातु और पत्थर की मूर्तियां, केमिकल की मूर्तियां, मृद भांड, माटी के बर्तन, उन पर चित्रित मनुष्य, उन बर्तनों पे चित्र बनाते थे, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियां, उत्कीर्ण में उकेरी गई, उन मिट्टी के बर्तनों पर चित्र बनाते थे। वो उत्कीर्ण जो कि आप हाथ से अगर छुएंगे तो वो आपको मालूम हो जाएगा कि कुछ इस पे बना है। जैसे पेपर पे बना है तो आप अगर हाथ से छुएंगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या बना है। लेकिन अगर आप उत्कीर्ण कलाकृति जब है उसको आप टच करेंगे तो आपको खुरदरा, आपको स्पष्ट पता चलेगा कि यहाँ पे कोई चित्र बना है। जैसे कि अंधों की जो लिपि होती है, ब्रेल लिपि, वो उत्कीर्ण कला पर ही आधारित होती है। वो उत्कीर्ण कला पर ही आधारित होती है। खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीकी सिद्धि से ज्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। खिलौना, केश विन्यास यानी कि बालों को बनाने, झाड़ना, पिन लगाना, छुट्टी करना इत्यादि, आभूषण, और सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों में, और उन सब के ऊपर सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखी गई सभ्यता, लिपि रूप जो है। लेकिन उस भाषा को अभी कोई समझ नहीं पाया, पढ़ नहीं पाया कि कौन सी भाषा में ये लिखा गया है। सिंधु सभ्यता को तकनीकी रूप से और भी मजबूत सिद्ध करता है। एक पुरातत्ववेत्ता के मुताबिक सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है। उसकी खूबी क्या है? सौंदर्य बोध, अपने सौंदर्य का प्रदर्शन है, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। उसका जो नियम था कि राजा प्रधान नहीं था, धर्म प्रधान नहीं था, वहां समाज प्रधान था। राज पोषित न होकर के, यानी कि राजा प्रधान, धर्म पोषित है, धर्म प्रधान न होकर क्या था? समाज प्रधान। वहां पर समाज पहले आता था, समाज के लोगों के हित पहले आता था। शायद इसीलिए आकार की भव्यता की जगह उसमें कला की भव्यता दिखाई देती है। अगर राज पोषित होगा तो राजा अपने इर्द गिर्द भव्यता का प्रदर्शन करेगा। धर्म पोषित होगा तो जरूर कहीं ना कहीं धर्म के बाद मंदिर, मस्जिद इत्यादि दिखाई देगा। और समाज पोषित होगा तो समाज के कल्याण के लिए, समाज की अच्छाई के लिए, जनता की अच्छाई के लिए वहाँ पे ही काम होंगे। तो जो वहाँ का महल मकान का बनावट था, पानी का निकासी था, साफ सफाई था, सड़कें गलियाँ थी, उससे यही स्पष्ट होता है, सिद्ध हो जाता है कि वह सभ्यता राज पोषित न होकर के समाज पोषित थी। अजायब घर में रखी चीजों में कुछ सुइयां भी हैं। वहां कुछ सुई भी मिले। खुदाई में तांबे और कांसे की जो बहुत सारी सुइयां मिली थी, यानी तांबा और कांसा, वहां पर लोहा का उस समय प्रचलन नहीं था। जो भी औजार बने वो तांबे, कांसे के, मिट्टी के, पत्थर के थे। सुई मिले तो कई सुइयां मिले। तो काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयां मिली। सोने की सुई भी मिली जिनमें 1-2 इंच लंबी थी, जो 1-2 इंच इतना बड़ा था। तो वही वहां पर सिक्योरिटी गार्ड बता रहा था कि कुछ यहाँ सोने के भी जेवर थे, आभूषण थे, लेकिन अब वो चोरी हो गए। समझा गया कि यह बारीक कसीदेकारी के काम में आती होगी।
कसीदाकारी मतलब कपड़े वगैरह पर नहीं फूल पत्ती बनाते हैं, तो उसके लिए छोटी सुई होती है, महीन पतली, कि कपड़े में आपको ज़्यादा दूर से सिला न दिखाई दे। कपड़े वगैरह पर जो फूल पत्ती इत्यादि कढ़ाई की जाती है उसे कसीदाकारी कहा जाता है। याद करें, नर्तकी के अलावा मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध 2 दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति है। वहाँ एक तो नर्तकी का मूर्ति मिला, डांसर का, और 2 मूर्ति और मिला जो वहाँ के दाढ़ी वाले थे, नरेश यानी राजा जिनको कहा जाता है। उसके बदन पर आकर्षक गुलकारी दुसाला भी थी। वहाँ भी आपको गुलकारी दुसाला, कसीदेकारी कपड़े पर वही फूल चित्रित अंकित करना मिला था। आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान बन गया है। जो छापे वाला जिसपे कि कढ़ाई अलग से की जाती है उसको अजरक कहा जाता है। पर कपड़ों पर छपाई का आविष्कार बहुत बाद का है। हमारे समय में खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे के सुए भी मिले हैं। हाथी दांत के सुज्जा, जिसको बोलते हैं ना, सुज्जा हम लोग बोलते हैं। जानकार मानते हैं कि इनसे शायद दरियां बुनी जाती है। हालांकि दरी का कोई नमूना या साक्ष्य हासिल नहीं हुआ है। सुज्जा हम लोग भाई बोड़ा वोड़ा सीने के काम आता है, तो वही वहाँ भी उस प्रकार करके सुज्जे भी मिले, सुआ मिला, जिसको से कि यह अंदाजा लगा कि दरी वगैरह सिला जाता होगा। वह शायद कभी हासिल न हो सके। अब प्रमाण जो मिला सो मिला, अब जो नहीं मिला वह अब शायद नहीं मिल सकेगा। क्यों? क्योंकि अब खुदाई बंद हो चुकी है। अब वहाँ पे खुदाई क्या हो गई है? बंद हो चुकी है। अब सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है। सिंधु नदी का पानी इतना गहरा खुदाई कर गए, वहाँ पानी आज जिससे कि अब दलदल जमीन हो गया है। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए खुदाई अब बंद कर दी गई है। मौजूदा खंडहरों को बचा कर रखना ही अब अपने आप में बड़ी चुनौती है। अब जो है उसी को बचा पाना नहीं, क्योंकि दलदल है तो अब सब धंसता जा रहा है। उन्हीं को बचा के हम रखे पाए तो यह आज के लिए बहुत है। हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाया रख सकते हैं। ओके, तो ये आपका आज आखिरी भाग वीडियो इस चैप्टर का। वीडियो कैसा लगा आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।